अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मास्टर क्लास कन्वर्सेशंस के एक नए एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियल हुसैन। नाज़रीन, आज का हमारा ये एपिसोड बहुत एक्साइटिंग होने जा रहा है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिस पर नॉर्मली हमारी सोसाइटी में बात नहीं की जाती, और वो टॉपिक है बांझपन, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी किन वजह से होती है, क्या वजूहात हैं, और उस पर बात ना करने की क्या वजह है, और उसके इस वक्त मेडिकल में कौन कौन से इलाज अवेलेबल हैं, इस तमाम हवाले से बात करेंगे। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं क्लिनिकल एम्ब्रोलॉजिस्ट मिस अनम फारूकी। मैडम, वेलकम टू मास्टर क्लास कन्वर्सेशन। थैंक्स सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एट योर शो दानियल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा मैडम, सबसे पहले हमारी ऑडियंस को बताइएगा, ये जो आपका प्रोफेशन है ये क्या है, और किस तरीके से एजुकेशन वाइज क्या होता है, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपने ये डिग्री कंप्लीट की, और इसका रोल क्या है मेडिकल में? Daniel, basically it's linked with the basic sciences. Right. One who has done with the basic sciences, they can opt this profession. I have completed my basic sciences in biochemistry and biotechnology, and later on I did my masters in clinical embryology. तो ये आपने बैचलर्स पहले किया बायोकेमिस्ट्री में? No, I did my masters in biochemistry and biotechnology. Right. This comes under the basic sciences. और रोल क्या है अगर एक हॉस्पिटल में जस्ट लाइक आप सर्व कर रही हैं, तो हॉस्पिटल में इसका क्या रोल है, क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है? राइट, हॉस्पिटल में बेसिकली ये एक इनफर्टिलिटी सेंटर होते हैं, ठीक है। उसमें इनफर्टिलिटी सेंटर्स मींस के अब जैसे लाहौर में है वन ऑफ द इमर्जिंग, तो हम उसे नहीं कहेंगे, वन ऑफ द फर्स्ट IVF सेंटर इन पाकिस्तान, जिसका नाम है लाइफ लाहौर। जिस सेंटर से मैं यहाँ पे बिलोंग करती हूँ, लाइफ IVF मुल्तान, इट्स अ सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दैट सेंटर। लाइफ इज दैट सेंटर हु डिलीवर्ड नॉट ओनली डिलीवर द फर्स्ट IVF बेबी इन पाकिस्तान, बट दे परफॉर्म द फर्स्ट प्रोसीजर दैट इज कॉल्ड ICSI, जहाँ ICSI इज द मेन प्रोसीजर ऑफ एन IVF प्रोसीजर। तो that belongs to this. बाकी आपकी उस तरह की तमाम जितनी भी इनफर्टिलिटी के हवाले से जितनी भी अभी जो हम आगे प्रोग्राम में जाके उस हवाले से डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले आप ये थोड़ा सा बताइएगा कि लोग बात क्यों नहीं करते, इनफर्टिलिटी की वजूहात क्या हो सकती हैं आपके मुताबिक? ज़ाहिर यू आर द एक्सपर्ट ऑफ योर फील्ड, क्या वजूहात हैं इनफर्टिलिटी की हमारे माशरे में? देखिए, जैसे कि हर बीमारी की वजूहात में आपका लाइफ स्टाइल आता है, डेली रूटीन आती है, आपका व्हाट यू टेक इनसाइड, GMO फूड वी आर टेकिंग ऑलमोस्ट एवरी डे, जितना भी आपके पोल्यूशन है, एनवायरनमेंट है, स्ट्रेस मेन फैक्टर जो कि हर बीमारी का ही एक मेन फैक्टर है। सेम एज विद द इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी इज डेली ऑन द डेली बेसिस, इट्स रेट इज राइजिंग। तो जब एक आपके पास क्लाइंट आता है तो सबसे पहले क्या क्राइटेरिया होता है उससे? आप ज़ाहिर है आपने अपनी एवेल्यूएशन करनी है उसकी, तो आप सबसे पहले उसकी खुराक का, लाइफस्टाइल जैसे भी हमने बात की, इन तमाम चीज़ों का क्या आपके पास क्राइटेरिया? मतलब एक बंदा है जिसको ये प्रॉब्लम है, वो आप लोगों के पास आता है, तो आप लोगों का क्या क्राइटेरिया होता है उसको एवेलुएट करने का? हम लोग सबसे पहले पेशेंट का बेसिक हार्मोनल टेस्ट करते हैं, जिसमें AMH आ जाता है। फीमेल अगर साइड पे हम बात करें, एंटी मलेरियल हार्मोन्स, एंटी मलेरियल हार्मोन्स AMH वो हार्मोन है जिससे हमें पेशेंट का या फीमेल का ये पता चल जाता है कि कितना नंबर ऑफ एन oocyte या एग जो है वो एक औरत जो है पूरे अपना लाइफ साइकिल में प्रोड्यूस कर सकती है। राइट, फर्स्ट इज दिस टेस्ट, दिस इज द मेन इवेल्युएशन टेस्ट। सेकेंड इज द FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जिससे आपके फॉलिकल्स स्टिमुलेट होते हैं। राइट, ये दो हार्मोनल फीमेल साइड पे टेस्ट हो जाते हैं। सेम ऑन द अदर हैंड हम मेल साइड पे भी टेस्ट करते हैं, जिसमें सीमेन एनालिसिस होता है। इसके अलावा हम TVS अल्ट्रासाउंड्स किए जाते हैं, जिससे हम उनकी जो फॉलिकल्स हैं उसमें ये देख सकते हैं, ओवरीज देख सकते हैं कि उसमें फॉलिकल्स कितने डेवलप हो रहे हैं, डेवलपिंग फॉलिकल क्या है एक पेशेंट का। इट मीन्स के ये चीज़ तो क्लियर हो गई, जो है हमारी एक मिसकंसेप्शन बनी हुई है कि सिर्फ जो है ना नॉर्मली जब भी कोई इस तरह का इनफर्टिलिटी का मसला होता है, जो फीमेल्स को ज़्यादा जो है ना वो कंसीडर किया जाता है कि इन्हीं का ही मसला है, लेकिन उसके साथ साथ मेल्स का भी। अच्छा, इसमें कोई रेशो बताएं कि आप ज़ाहिर है अगर आप 100 केसेस कर रही हैं और 100 आपके पास कपल्स आए हैं इनफर्टिलिटी के इशू वाले, तो उसमें क्या रेशो है, कितना परसेंट होता है कि मेल साइड का और कितने परसेंट फीमेल साइड का? परसेंटेजेस की अगर हम बात करें, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मैं देख रही हूँ कि जो मेल इनफर्टिलिटी है इट्स राइजिंग अबाउट। जब मैंने ये प्रोफेशन ज्वाइन किया था उस वक्त जो डाटा स्टैट्स निकली थी उसमें अबाउट दैट वाज अबाउट 30%। नाउ इट्स इमर्जिंग एंड रेज टू अबाउट 70 to 80%। नाउ एवरी डे एवरी पेशेंट, जब हम बात करते हैं 5 to 6 पेशेंट आउट ऑफ 10 इज द मेल factor of infertility, it's rising।
और इसकी इसकी वजह वही आप जो बता रही स्ट्रेस और इस तरह की स्ट्रेस इज द मेन फैक्टर। सही। और मेन चीज़ ये है कि जिस तरह हम ये डिस्कस कर रहे हैं और ये अवेयरनेस हमें देनी चाहिए, और हमारा इस प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि हम डिफरेंट टॉपिक्स पे अपनी ऑडियंस को अवेयरनेस देते हैं। तो लोग क्यों बात करने से जो है ना वो झिझकते हैं और इसको डिस्कस नहीं करते, और वही एक ट्रेडिशनल है कि गायनाकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, जो मतलब एक ठीक है क्योंकि आपके हॉस्पिटल में भी ये एक पूरा सेगमेंट है, बट ये है कि जो एक ट्रेडिशनल गायनी कि कोई डॉक्टर बैठी है बस उससे जाके डिस्कस कर लिया, या कोई हकीमों के पास चले गए। नॉर्मली हमारे पास यही ट्रेंड है, तो इसकी क्या रीजन आपके मुताबिक है? मेरे ख्याल से पेशेंट्स ये समझते हैं इट्स समथिंग रिलेटेड टू ईगो पे ले जाते हैं। ईगोइस्टिक्स भी होते हैं मेनली, मे बी पर्सनल इशू है, इट्स समथिंग दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी डिजीज़। वो समझते हैं, मेरे ख्याल से ये बहुत पर्सनल चला जाता है तो उसको शायद डिस्कस करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। बट मेरे नज़दीक पेशेंट को वंस देयर इज़ अ मैरिज, वंस अ कपल इज़ मैरिड फॉर अबाउट अ ईयर एंड दे आर गोइंग थ्रू एन अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स एंड स्टिल दे आर नॉट हैविंग और achieve the pregnancy, right? So they must consult the gynecologist initially at the first step rather than to wait and wait and to wait and to wait for your age. If जैसे आपकी एज इस फील्ड में भी यही है, there is a limit. अगर जैसे आप फीमेल की एज above 35 चली जाती है, so the chances of pregnancy is going to be decline. So always consult your doctor before it's too late. There is always a treatment of every disease. So as the infertility also. एक जो जबरदस्त आपने बात यहाँ हाईलाइट की, देर कर देते हैं हम लोग। बेसिकली बात वही है कि कोई आएगा ऐ करके देख लो, ऐ कर लो, ओ कर लो, हर बंदा वो कहता है ना वो डॉक्टर बन जाता है। तो हमारे इस खास तौर पे अगर मैं जनूबी पंजाब की बात करूँ तो इस तरह की चीज़ें बहुत हैं। और जिस तरह आज ये अवेयरनेस सेशन, मैं इसको एक अवेयरनेस सेशन कहूँगा प्रोग्राम से बढ़ के जो होने जा रहा है, मेरे ख्याल में इसके बाद काफ़ी लोगों में थोड़ी सी करेज भी आएगी। और आप इस हवाले से क्या हमारी ऑडियंस को कहना चाहेंगे कि यार इट्स अ नॉर्मल थिंग, मतलब जिस तरीके से आप लोग केसेस देख रहे हैं तो ठीक है, जो मसला है तो मसला हल भी है, अब मेडिकल साइंस में इसका इलाज भी आ गया है। तो इस हवाले से ज़रा हमारी ऑडियंस को बताइएगा। नहीं, देखिए वही बात कि जैसे हर बीमारी के लिए आप जाते हैं डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते हैं, आप कैंसर है, बहुत सी डिजीजेस हैं, तो इनफर्टिलिटी डायलिसिस करवा रहे हैं, वो भी इट ऑल्सो टेक प्लेस इनसाइड योर बॉडी। सो व्हाई द इनफर्टिलिटी को आप इस तरह क्यों डील कर रहे हैं? इस ट्रीटमेंट तो है, ट्रीटमेंट है। और अच्छा, ट्रीटमेंट कौन कौन से ट्रीटमेंट अच्छा, है आपके पास? क्या स्टेप है? मतलब ट्रीटमेंट में भी डिफरेंट आपके पास स्टेप्स होंगे ना कि नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, उस हवाले से बताइए। अच्छा जी, इनफर्टिलिटी में ये है कि जैसे मैंने आपको एज रिलेटेड एक तो बात की कि अब फीमेल की एज अबव 35 जो है इनफर्टिलिटी राइज होना शुरू हो जाती है, सेम एज विद द मेल एज वेल। ये नहीं है, देयर इज़ अ मिथ कि मेल जो है वो कभी भी इनफर्टाइल नहीं हो सकता और वो 60 का भी हो जाएगा तो उसके जो है वो स्पर्म्स या स्पर्मेटिक जो पैरामीटर्स हैं वो डिक्लाइन नहीं होंगे। दिस इज़ जस्ट अ मिथ कि मेल की भी एज कंसिडर की जाती है। अच्छा, जैसे हमारे पास पेशेंट आता है, हम उसकी इवैल्यूएशन करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया उसके ब्लड टेस्ट हैं, उसके अल्ट्रासाउंड्स हैं। इफ़ अ पेशेंट्स हैव अ नॉर्मल क्राइटेरिया, मेल पेशेंट हैज़ अ नॉर्मल क्राइटेरिया, राइट, एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें हम पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं। अगर उस पर वो फॉल कर रहा है मेल के सीमेन पैरामीटर्स, एंड ऑन द अदर हैंड फीमेल के पैरामीटर्स दैट इंक्लूड्स अबाउट योर ट्यूब्स अगर पेशेंट की पेटेंट है, इफ ओनली वन ट्यूब इज पेटेंट वी शुड गो फॉर IUI कहते हैं, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इसका ये प्रोसीजर है, इट्स अ चीप प्रोसीजर, इट्स नॉट दैट कि आपके मिलियंस में पैसे लग रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में हम पेशेंट का IUI ही करते हैं, ठीक है। उसमें इट कॉस्ट अबाउट, इट डिपेंड्स अपॉन सेंटर टू सेंटर, बट इनिशियली इट्स अराउंड अबाउट 35,000 to 50-60,000, नॉट मोर देन दैट। इसमें जस्ट ये है कि हम पेशेंट को स्टिमुलेट करते हैं, फीमेल पेशेंट्स को, इन ऑर्डर टू अचीव अ मैक्सिमम नंबर ऑफ oocytes. Once the oocyte number or the size is achieved, we go for the insemination. Insemination में ये होता है कि हम सेम डे पेशेंट को बुला के, मेल पेशेंट को बुला के उनका इजैकुलेट या उनका जो सीमेन सैंपल है हम उनका लेते हैं, उसको एक ख़ास प्रोसीजर के थ्रू वॉश किया जाता है इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोटाइल स्पर्म्स, मोटाइल नॉर्मल स्पर्म्स। उनको फिर हम डायरेक्टली, एक फाइन कैटेटर होता है हमारे पास, उसमें सर्विक्स में से पास करके हम यूट्रस में डायरेक्ट इंजेक्ट कर देते हैं। इट्स जस्ट अ नॉर्मल प्रोसीजर, इसमें कोई एक दिन का प्रोसीजर है, इसमें कोई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं है। इसमें सिर्फ जो हम बैरियर्स हैं आपके
सर्वाइकल बैरियर्स हैं, उसमें म्यूकस आ जाता है, उसमें बहुत से हिडन फैक्टर्स, इनमें इन्फेक्शंस आ जाते हैं, उसको हम क्रॉस करते हुए एक कैथेटर के थ्रू हम जो है यूट्रस में स्पर्म्स को इंजेक्ट कर देते हैं। इट्स जस्ट कॉल्ड द इंसेमिनेशन ऑफ स्पर्म्स। और इसकी देखें, एक कपल आया है, उसकी 1 साल से कोई इस तरह 1 या 2 साल हो गए हैं और आपने ये प्रोसीजर किया है, तो इसमें जो सक्सेस रेशियो है वो कितना है? IUI में चूँकि ये एक इंसेमिनेशन दैट इट्स क्लोज टू द नेचुरल टाइप ऑफ इंसेमिनेशन, इसमें स्पर्म्स को खुद ही जो है वो एग को फर्टिलाइज करना पड़ता है, तो इसमें थोड़ा सा सक्सेस रेट राइट यू कैन से अबाउट 16 to 18%, नॉट मोर देन दैट। 16 to 18%। मतलब अगर 100 लोगों का आप ये कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि 20 लोग, 18 से 20 लोग जो हैं वो उसमें उनका ये इशू रिजॉल्व हो जाता है। और ये भी एक बड़ी खुशाइन बात है नाजरीन कि देखें, जस्ट 1 डे, मतलब इस तरह के जो कपल्स होते हैं वो पता नहीं कितने लोगों के पास और कितने डॉक्टर्स के पास, हकीमों के पास, और 30 से 60 हज़ार रुपये, 40-50 हज़ार रुपये इज़ नॉट अ बिग डील। और वो अगर आप उनकी किस्तों के जो पैसे जाते हैं उसका हिसाब लगाएं तो एक दिन का ये प्रोसीजर जो है ये कुछ भी नहीं है उसके आगे। और अगर ये उस पर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो इट्स वर्थ कि भाई उनका ये इतना बड़ा इशू रिजॉल्व हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है मैडम, इस हवाले से बताइए। नेक्स्ट है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेल फैक्टर्स मेनली काउंट करता है। अगर तो मेल फैक्टर थोड़ा सा डाउन है, उसे हम कहते हैं ओट, ओलिगोएस्टिनोटिराटोज़ूस्पर्मिया। उसमें ये होता है कि पैरामीटर्स लाइक जो आपका काउंट है वो भी डाउन है, मोटिलिटी भी डाउन है और मॉर्फोलॉजी भी डाउन है। इसको इन कंडीशंस में हम ICSI करते हैं, ICSI या IVF कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IUI के बाद IVF में थोड़ा सा क्राइटेरिया स्पर्म्स का हमें थोड़ा सा ऊपर चाहिए होता है। इसमें भी यही है, इसमें हम एग्स जो हैं वी टेक आउट द एग्स आउट ऑफ द फीमेल बॉडी एंड सेम एज द स्पर्म्स ऑल्सो। IVF में ये है कि हम जस्ट स्पर्म हम एक स्प्रे कर देते हैं स्पर्म्स का ओवर द oocyte, बट इन विट्रो मीन्स आउटसाइड द बॉडी, इनसाइड द डिशेस, राइट। और ICSI में ये है कि बिल्कुल ही पेशेंट के क्राइटेरिया स्पर्म पैरामीटर्स डाउन हो चुके हैं। ये 2 कंडीशंस में किया जाता है ICSI। एक तो ये है कि ओट हो पेशेंट, ठीक है, तीनों पैरामीटर्स डाउन है। और एक ये कंसिडर्ड है कि टीज़ा है जिनके बिल्कुल ही इजैकुलेशन में स्पर्म्स नहीं आ रहे, हम उस कंडीशन में पेशेंट का टेस्टिकुलर एस्पिरेशन करते हैं, स्पर्म एस्पिरेशन, या टेस्टिकुलर एक्सट्रैक्शन करते हैं या बायोप्सी करते हैं टेस्टिस की, जहाँ से स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। बेसिकली आपके इजैकुलेशन में स्पर्म्स नहीं आ रहे, यू आर कंसिडर्ड टू बी एज़ोस्पर्मिया। बट देयर इज़ अ प्रोसीजर। मैं इस आपके प्रोग्राम से तवज्जुह से ये कहना चाहूँगी कि बहुत से पेशेंट्स को ये होता है कि जी हमारे इजैकुलेशन में स्पर्म्स नहीं आ रहे हैं, हमें इन्फेक्शन है, बिल्कुल ही नील है। तो देयर इज़ अ प्रोसीजर और वो बहुत सक्सेसफुल है जिसको हम टीज़ा कहते हैं। इट्स नॉट दैट कॉस्ट, उसकी भी कॉस्ट कुछ मिलियंस में है, बट नॉट जितना आपका आउटपुट आपको मिल रहा है उसके लिहाज से कॉस्ट कुछ भी नहीं है उसकी। इस टेस्टिकुलर बायोप्सी जो हम परफॉर्म करते हैं इसके ज़रिए से हम ICSI करते हैं, बिकॉज वी नीड 1 स्पर्म फॉर एन एग इज़ 1 एंड वी नीड एन स्पर्म, एक एक्टिव स्पर्म चाहिए, एक एग के लिए 1 स्पर्म चाहिए। फॉर दैट वी गो फॉर ICSI। तो ये जो प्रोसीजर आपने IVF सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में फेमस, अगर इस बार फर्टिलिटी साइड पे देखा तो IVF जो है ना वो सबसे ज्यादा फेमस है, जो नॉर्मल लोगों को जिसकी अवेयरनेस है। ये कितनी दिन का प्रोसीजर होता है और एस्टिमेटेड इसकी कितनी राउंड अबाउट कॉस्ट आ जाती है? देखिए IVF और ICSI ये एक लैब प्रोसीजर्स हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द एम्ब्रोलॉजिस्ट और इट डिपेंड अपॉन द पेशेंट क्राइटेरियाज कि वो कौन सा प्रोसीजर को ऑप्ट करते हैं। प्राइसेस आर ऑलमोस्ट द सेम, देयर इज नो डिफरेंस इन द प्राइस, इट्स जस्ट द प्रोसीजर ऑफ द एम्ब्रोलॉजिस्ट कि वो IVF करता है या कितने ICSI दिन में ये प्रोसीजर कंप्लीट, जैसे वो हमने बात की सबसे पहले कि वो 1 दिन का प्रोसीजर है, तो ये जो सारे ऑल टुगेदर ये कितने ड्यूरेशन का ये प्रोसीजर है? अच्छा, इसमें ये है कि IUI हो जाए, IVF हो जाए या ICSI हो जाए, जो पीरियड्स फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इट स्टार्ट विद डे 1। जैसे ही डे 1 स्टार्ट होता है हम ये तीनों प्रोसीजर्स जो हैं वो डे 1 या साइकिल डे 2 से स्टार्ट कर देते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के। IUI में सिंपली ये है कि हम डे 14 या डे 12 जैसे ही हमें फॉलिकल अचीव होते हैं उसमें हम सिर्फ इंसेमिनेट कर देते हैं स्पर्म्स को इनटू द यूट्रस। वेयर एज ऑन द अदर हैंड IVF और ICSI में ये है कि वी कलेक्ट द oocyte, right? We take out from the body and we perform whole of the procedure inside the laboratory, same as with the ICSI as well. So it takes about 12 to 14 days max. 12 to 14 days. 12 to 14. 14 days is the maximum where you take out, where you call the patient and ask them just come for the ovum pickup. The procedure is called the ovum pickup. Right.
अच्छा मैडम, इसमें आजकल तो ये भी आ गया कि आप जेंडर भी बता सकते हैं कि आप बेटा चाह रहे हैं या बेटी चाह रहे हैं। हमारे एक जानने वाले हैं लाहौर सिटी का, आपने जिक्र किया, उन्होंने बिल्कुल इस तरह के प्रोसीजर करवाया जिसमें आई गेस दे हैव अराउंड 4 डॉटर्स एंड देन अब जो है उन्होंने उनका बेटा हुआ है। तो इस हवाले से भी अवेयरनेस दीजिएगा कि क्या ये पॉसिबल है और इसकी क्या, जिस तरीके से बाकी हमने प्रोसीजर्स को डिस्कस किया, इसका क्या ड्यूरेशन है और इसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी आ सकती है? जी, पीजीडी बिल्कुल डेवलपिंग प्रोसीजर है और इसमें पेशेंट्स बहुत आ रहे हैं। इट्स नॉट ओनली द पीजीडी, पीजीडी कहते हैं प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग, और पीजीडी प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस। हम जो कर रहे हैं पाकिस्तान में, इसे हम कहते हैं फैमिली बैलेंसिंग। हम इसमें ऑन विश पेशेंट की हम इसमें पीजीडी नहीं करते। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में कोई और सेंटर ऐसा नहीं होगा जो अपॉन विश कर रहा है। ये सिर्फ फैमिली बैलेंसिंग है। इफ़ यू हैविंग अ लाइफ बेबी गर्ल, देन वी गो फॉर द पीजीडी फॉर द मेल। इट्स फॉर द फैमिली बैलेंसिंग ऑल। और ये सिर्फ, ये भी थोड़ा सा बताइए कि जस्ट फॉर मेल करते हैं या बाज ऐसे भी लोग होते हैं जिनके अगर 4 बेटे हैं, तो कुछ ऐसे भी आपके पास केस हैं कि जी अब हमें बेटी चाहिए? बहुत रेयर है लेकिन आते हैं जी, एग्जैक्टली ऐसे ही है। इसमें आपके जेंडर डिटरमिन हो जाता है और इसका भी टाइम फ्रेम और इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट और सेम होता है इसमें। सिर्फ इसमें ये है कि ये एक लैब प्रोसीजर होता है। इसमें हम जो एम्ब्रियो डेवलप होता है उसमें हम एक बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी जैसे बाकी भी, जैसे आपको कैंसर है उसमें भी आप बायोप्सी सेल्स लेते हैं, इसी तरह जो हमारे पास सेल एम्ब्रियो डेवलप हो गया हम उसमें एक बायोप्सी करते हैं। और वो जो बायोप्सी सेल्स हैं वो हमें अब्रॉड भेजने पड़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जहाँ पे वो मशीन हो और जहाँ पे हम वो टेस्ट की जो है वो टेस्टिंग की जाए। सो इट टेक्स अबाउट अ मंथ फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ दैट रिजल्ट्स के जेंडर क्या है, या आपको कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, अगर आपको थैलेसीमिया है, कोई भी डिजीज़ है, वी हैव द टेस्ट इन द पीजीटी-एम, जिसमें हम ये टेस्ट कर लेते हैं कि जी आपके जो अब आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होगा उसमें तो वो कोई एनॉमली नहीं है। अगर आपके प्रीवियस अल्ट्रासाउंड्स हैं उसमें अगर कोई एबनॉर्मलिटी आती है, या आपकी कज़न मैरिज है, या आपके फैमिली बैकग्राउंड में कोई एबनॉर्मलिटी है, वी स्क्रीन ऑल ऑफ देम। अच्छा, यहाँ ये आपने बड़ी अच्छी बात की। ये पॉइंट बहुत कम लोगों को आई गेस पता है कि कज़न मैरिज हो या इवन थैलेसीमिया माइनर हो या मेजर हो, नॉर्मली अगर ये टेस्ट भी नहीं करवाया जाता, जो कि मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी टेस्ट है बिफोर मैरिज है कि अगर लड़का और लड़की दोनों के जो है वो थैलेसीमिया के टेस्ट हों कि क्या वो थैलेसीमिया माइनर हैं या मेजर हैं। अच्छा, सपोज दोनों मेजर हैं, नहीं पता, शादी हो गई, अब इस टेस्ट से ये कंफर्म हो जाएगा कि जो आपका बेबी होने वाला है वो थैलेसीमिया अगर मेजर है तो वो आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, और अगर आपने उसको रिफाइन करना है तो उसको भी आप रिफाइन कर सकते हैं। रिफाइन तो नहीं हो सकता, लेकिन हम आप स्क्रीन कर सकते हैं कि किन एम्ब्रियोज में ये ट्रांसफ़र हो चुका है, कौन से कैरियर है और कौन से कैरियर नहीं। तो मतलब उसको आप उसको परस्यू नहीं कर सकते कि ठीक है जी इसको आप यहीं डिस्कार्ड कर दें या फिर ट्रांसफर नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। और मैडम अभी बात हो रही थी टेक्नोलॉजी की, आपने कहा जी हमें बाहर भेजने पड़ते हैं और तकरीबन 1 महीना लग जाता है। तो राइट नाउ हमारे पास जो बाकी अभी हमने मेडिकल सॉल्यूशंस की बात की, तो उनकी तमाम फैसिलिटीज़ हमारे पास यहाँ मौजूद हैं पाकिस्तान में, और इस वक्त क्या स्टैंडर्ड है हमारा, क्या हम मीट करते हैं? ठीक है जी, हम ज़ाहिर 100% तो बाहर यूरोपियन कंट्रीज़ को नहीं मीट कर पाएंगे, लेकिन कितने % आप समझती हैं कि वो टेक्नोलॉजी इस वक्त पाकिस्तान में ट्रांसफ़र हो चुकी है? देखिए, ये जो IVF फील्ड है ये बेसिकली होल एंड टोटली इसका जो जितने भी सिस्टम है वो इम्पोर्टेड ही हैं। जितना भी इसकी मशीनरी है, इक्विपमेंट है, इवन अ सिंगल नीडल इज़ इम्पोर्टेड। जो आपके इंजेक्शंस हैं, स्टिमुलेशन इंजेक्शंस लग रहे हैं, जो आपके मेडिकेशंस हैं, कोई भी लोकल नहीं है पाकिस्तान में। मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं है, टेस्टिंग भी इसकी पाकिस्तान में नहीं है। सो ये आपने बहुत अच्छा सवाल कर लिया। इट रिलेट्स टू द कॉस्ट एज वेल। जब पूछते हैं हम सेकेंड फर्टिलिटी क्यों इतना महंगा प्रोसीजर, इट्स ओनली द इशू कि पाकिस्तान में इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है इंजेक्शंस की, मेडिकेशंस की। ये सब कुछ हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, इक्विपमेंट तक। That's why it's that much costly. कितने % इक्विपमेंट, मतलब देखें टेक्नोलॉजी ज़ाहिर है वहाँ अगर वो 100 पे हैं तो हम कुछ 70-80 मार्क्स आप देंगी पाकिस्तान को कि इतनी % टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, बेसिकली तो टेक्नोलॉजी हम ट्रांसफर वहाँ से उठाते हैं और यहाँ ला के हम उसको इंस्टॉल कर देते हैं, तो कितने % जो है ना वो चीज़ें यहाँ ट्रांसफ़र हो चुकी हैं इस वक्त तक? अच्छा, हमें ये है कि हमें हमारी एक्रीडिएशन होती है बाहर के साथ, जितने भी इनफर्टिलिटी सेंटर्स बाहर हैं, तो हमें उन्हीं के पैरामीटर्स पे चलना पड़ता है, वही SOPs फॉलो करने पड़ते हैं जो बाहर हो रहे हैं। तो हम डू एंड डाई फॉर दैट SOPs। ज़बरदस्त। नाज़रीन, ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का सिलसिला आज की हमारी गेस्ट से जारी रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। अच्छा मैडम, बात हो रही थी अभी प्रोसीजर्स की कॉस्ट की और उनके ड्यूरेशन की। यहाँ अगर हम जनूबी पंजाब अपने इस खिते की बात करें तो मेजॉरिटी जो है वो लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है या बिल्कुल एक लोअर क्लास साइड पे चले जाते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि जो ये प्रोसीजर हैं ये एक मिडिल क्लास आदमी के लिए फिजिबल हैं? जिस तरह अभी हमने ब्रेकअप की बात की कि वो अगर 10 दफ़ा या 5 दफ़ा भी एक नॉर्मल किसी गायने के डॉक्टर के पास जाती हैं तो उनका जो कॉस्ट बनती है वो तकरीबन हमारे जो स्टेप 1 का प्रोसीजर है 30 से 50 हज़ार रुपये उस पर उसको मीट कर जाता है। तो इस हवाले से ज़रा हमें बताइएगा कि किस तरीके से लोगों की जहन साजी की जाए कि ये आपके जो पैसे हैं ये ज़ाया नहीं हो रहे और ये तकरीबन वही कॉस्ट है जो आपने थोड़े थोड़े करके देनी है और यहाँ आपका टाइम भी बच रहा है, आपकी कॉस्ट भी बच रही है और बाकी चीज़ें भी, आपको प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा मिल रही है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा ये है कि चूँकि IVF एंड ICSI थोड़ा सा आप कहते हैं कि हायर साइड पे चला जाता है इसकी कॉस्टिंग। आप जैसे मैंने IUI की बात की कि हम IUI से भी स्टार्ट ले सकते हैं अगर पैरामीटर्स आपके नॉर्मल हैं। दूसरा ये है कि एक गायनाकोलॉजिस्ट में और एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट में बहुत फ़र्क होता है। गायनाकोलॉजिस्ट अपने ही तरीके से पेशेंट को लेके चलती हैं, उनके वे ऑफ ट्रीटमेंट डिफरेंट होते हैं। दे डू नॉट आप ये कहें कि जो इनफर्टिलिटी की मेडिकेशन है इट्स समथिंग डिफरेंट। ये ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट को IVF और ICSI की तरफ ही हम लेके जाएं, इसकी ट्रीटमेंट्स भी होती हैं रादर दैन IVF ICSI हम मेडिकेशन के ज़रिए भी पेशेंट की ट्रीटमेंट करते हैं। सो इट्स नॉट दैट कॉस्ट इफेक्टिव इतनी। अच्छा अभी बात मिडिल क्लास की हो रही थी और इन तरह के तमाम टेस्ट की हो रही थी, तो इसमें हमने देखा गया है मैडम कि जो टोटके हैं या जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो भी अपनी जगह पे किसी हद तक ठीक हैं कि जो उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, जो उनको नॉलेज पास हुआ वो उसको इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करते हैं अपने बच्चों पे कि ये कर लो, वो कर लो, ये खा लो, वो खा लो, ठीक है। और इवन ये भी एक तासुर है या ये ऑब्जर्वेशन है कि जब ये जो जितना भी ये इनफर्टिलिटी या इसका जो इलाज है ये बड़ा प्राइवेसी वाला कपल्स के दौरान, तो इसमें जो बाकी लोगों की जो इन्वॉल्वमेंट है उसको किस तरीके से आप लोग टैकल करते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया और ये कंसर्निंग इश्यूज़ हैं। देखें बाकी जितनी भी डिजीज़ हैं हम उसके लिए कह देते हैं कि जी आपके रिलेटिव्स आ जाएं, आपके अटेंडेंट्स आ जाएं, लेकिन ये जो इनफर्टिलिटी है समथिंग थोड़ा सा आपका प्राइवेट इश्यू होता है। इट्स इन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ ही इसको रहने दें तो बेहतर रहता है। हमारे पास ऐसे कपल्स आते हैं, उनकी मदर्स आती हैं, रिलेटिव्स साथ आते हैं, लेकिन हमारे ये SOPs में शामिल हैं इंटरनेशनली कि वी डू नॉट इन्वॉल्व एनी अदर एक्सेप्ट द कपल्स। हम अगर पेशेंट को कॉल भी करते हैं, उसको फॉलोअप के लिए बुलाते हैं, हम उसको हर डे पे पेशेंट को इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आपके एम्ब्रियोज का ये स्टेटस जा रहा है, इस दिन आपने हमारे पास आना है। हम पेशेंट का नंबर ही सिर्फ पेशेंट के लेते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ। अदर देन इफ़ आई एम टॉकिंग टू देयर ब्रदर, आई वोंट कन्वे माई मैसेज टू द ब्रदर और द सिस्टर और एनी वन एल्स। किसी को भी वो हम लोग मैसेज कन्वे नहीं करेंगे बिकॉज इट्स समथिंग वेरी पर्सनल। जबरदस्त, बिल्कुल ऐसे ही है। देखें इसमें प्राइवेसी को मेंटेन रखना भी चाहिए और जिस तरह आपने बताया कि आपका ये SOP बना हुआ है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है। और हम यहाँ आज के प्रोग्राम के तवस्सुत से ये भी एक अवेयरनेस पैगाम देना चाहेंगे तमाम पेरेंट्स को, तमाम जो हमारे बड़े हैं, कि जब आपके बच्चों का कोई इस तरह का इशू है तो उनको आप भेजें और उनको देखें। जब एक मेल या फीमेल या जो भी पेशेंट है आपका, वो डॉक्टर के साथ जब तक वो उसकी वो फेमिलियर नहीं होगा, वो एक कंफर्ट जोन में नहीं आएगा, एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, वो जाहिर है जब तक वो डॉक्टर उसको सही तरीके से या जो भी कंसल्टेंट है वो उस तरीके से उसको नहीं है। नॉर्मली जब वो सर पे, वो कहते हैं ना, टीचर भी आके जब हम एग्जाम दे रहे होते थे वो टीचर हमारे साथ आके खड़ा हो जाता था तो हमारा जो पेन है वो लिखना बंद हो जाता था। तो जब आप साथ चले जाते हैं और आप लोग जहाँ वहाँ सर पे बैठ के ऐसे ऊपर बैठे होते हैं तो वो हम कहते हैं ना, मिट्टी दसवा वो बताएगा। ये एक टर्म है हम लोग सराइकी में होता है, मिट्टी दसवा के मतलब कुछ भी नहीं, वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा, वो उस कंफर्ट जोन में भी नहीं आ पाएगा। रॉन्ग डिटर्मिनेशंस होंगी ऑब्वियसली, फिर रॉन्ग डायग्नोसिस की तरफ पेशेंट चला जाएगा। बिल्कुल। अच्छा इस वक्त अगर हम अपने इस खिते की बात करें मैडम, तो क्या रेशो चल रही है आपके पास, किस हिसाब से पेशेंट्स आ रहे हैं, और कोई एक रियल आप कोई वाकया शेयर करना चाहें हमारी ऑडियंस के साथ कि जिसको देखने के बाद बंदा कहता है ना कि यार मैं कम किया है, क्या बात है, मतलब बंदे को खुद थोड़ा सा ना हो रहा है कि यार देखें जी 10 साल हो गए, 5 साल हो गए उनको औलाद की नेमत से महरूम थे और फिर उसके बाद आपके पास आए, उनको वो एक नेमत मिली, तो वो जो खुशी इंसान को, ठीक है वो कस्टमर तो आपका है, एक तरह से क्लाइंट है, लेकिन वो एक इंटरनल
एक बंदा मुतमईन भी होता है कि यार हाँ यार मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ। कोई इस तरह का हमारे साथ वाकया शेयर करें। इस तरह की वाकयात तो बहुत हैं। ज़ाहिर बात है पेशेंट्स की बहुत सालों की इनफर्टिलिटी होती है। मेरे पास भी एक ऐसे पेशेंट आए थे, टीज़ा था उनका कि उनका इजैकुलेशन में स्पर्म्स नहीं होते थे, तो दे हैव कम टू मी, I have taken their treatment for about a year and so, and after that they conceived normally with testicular biopsy। क्योंकि वो बहुत जगहों से होकर आए थे, कराची भी गए थे, ईरान भी गए थे, वर्ल्ड वाइड ट्रीटमेंट्स उन्होंने ली थी, लेकिन वही बात कि देयर इज़ ओनली अ वन फर्टाइल एग। हमारे जो नॉर्मल साइकिल में होता है देयर इज़ ऑलवेज अ वन गोल्डन एग जो आपको इम्प्लांटेशन देता है। तो बस उनकी सक्सेसफुली हमारी तरफ से सक्सेस हो गई। तो इस तरह के बहुत से कपल्स, इस तरह की बीइंग एन इंजीनियर, जब हमारी कोई मशीन खराब हो और जब वो ठीक हो जाए ना, तो वो एक खुशी, इंटरनल सेटिस्फेक्शन, इंटरनली बंदा कहता है यार आज मैंने ना बस आज जबरदस्त काम किया, आज ये काम मेरा बड़ा जबरदस्त। और जिस तरह आपने बताया कि वो मतलब वर्ल्ड वाइड डिफरेंट जगहों से लेके आए, अब उसमें किस्मत भी है और आप लोगों की एक्सपर्टीज भी है, दोनों चीजें मिलके ही एक जो है ना वो बेहतर प्रोडक्ट सामने लेके आती हैं। तो ये तो आप, क्योंकि जो औलाद की खुशी होती है वो डेफिनेटली वो वही पेशेंट या कपल आप एक्सप्रेस कर सकता है। और बीइंग मतलब हाँ, आप भी इस वक्त माशाल्लाह पेरेंट हैं, मेरे भी बच्चे हैं, तो वो मतलब औलाद की जो खुशी है वो जाहिर है हमसे बेहतर कोई एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता कि जिनके बच्चे हैं और वो आप उनके साथ खेलते हैं, आप इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है। और आप लोग इस वक्त जो काम कर रहे हैं वो आपका बिजनेस के साथ साथ एक आप खिदमत खल्क कर रहे हैं। ये खिदमत खल्क के ज़ुमरे में आता है, जो आप लोगों के चेहरों पे एक अपना रोशनी ले आते हैं, उम्मीद की किरण है। तो इस हवाले से भी आप माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मैडम फाइनल आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से ऐसे तमाम लोगों को और ऐसे तमाम कपल्स को जो इनफर्टिलिटी का शिकार हैं? मेरा तो यही मैसेज है कि देखें, इनफर्टिलिटी बिल्कुल भी आप ये नहीं कंसिडर करें कि इसमें कोई नाउमीदी है। इसमें रिज़ल्ट्स हैं और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स चल रहे हैं हर सेंटर के, क्योंकि इनिशियली ऐसा टाइम था कि वी वर स्ट्रगलिंग विद द रिज़ल्ट्स, और अब जो है हमने काफ़ी टेक ओवर कर लिए हैं रिज़ल्ट्स को। तो प्लीज़ आएँ, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा करें, और गायनेकोलॉजिस्ट को भी चाहिए कि वो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास हमें पेशेंट्स को रेफ़र करें, और अर्लियर इस चीज़ को आप सॉर्ट आउट करें, और इसका ट्रीटमेंट है बिफोर इट्स टू लेट। यू हैव टू विजिट द इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट स्पेशली। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच मैडम, आपके टाइम का, आपकी जो एक्सपर्टीज़ है वो हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करने का। और नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आज के इस प्रोग्राम के बाद एक चीज़ तो क्लियर हो गई। बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशन गाय, मुझे भी तकरीबन 7 साल हो गए, और आज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे भी सीखने को मिली हैं इस प्रोग्राम में मैडम की एक्सपर्टीज़ को देखते हुए। तो मुझे उम्मीद है कि आज के बाद और इस प्रोग्राम को देखने के बाद एक चीज़ का तो हमें तहैया कर लेना चाहिए कि हमें देर नहीं करनी, और जिस तरह कार्डियोलॉजी का इलाज मुमकिन है, डायलिसिस का इलाज मुमकिन है, कैंसर का इलाज मुमकिन है, तो इनफर्टिलिटी का इलाज भी इस वक्त हम खुशकिस्मत हैं कि जनूबी पंजाब के इस खित्ते में हमारा इस वक्त ऐसा सेंटर मौजूद है जो कि इस इलाज को कर रहा है, और बड़े ज़बरदस्त और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए इन तमाम चीज़ों को लेके साथ चल रहा है। देखते रहिए मास्टर क्लास कन्वर्सेशंस, एक नए प्रोग्राम में एक नए गेस्ट के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।